वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों 780 पेजेस को हम कवर अप कर रहे हैं जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक पीडीएफ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स लाइक पीसीएस, आरओ, बीईओ, लोअर पीसीएस, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस पीडीएफ में सबसे पहले ज्योग्राफी हम लोग कवर अप कर रहे हैं। सो आज बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है। अभी तक हम काफ़ी सारी फसलों को कवर अप कर चुके हैं। आज हम देखेंगे जूट को। तो जब हम जूट की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली है कि जब हम क्रॉप्स की बात करेंगे तो यहाँ से एग्जामिनेशन में क्या कुछ आता है। सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए उसकी वैरायटी कौन कौन सी है। दूसरा टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल कैसी होनी चाहिए। ये सारे मेन पॉइंट्स हैं और वो कौन सी कैटेगरी में आती है, रबी वाली फसल है, खरीफ की है, जायद की, किसकी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कि जो जोग्राफिकल कंडीशन है जूट के प्रोडक्शन के लिए या फिर जूट के एग्रीकल्चर के लिए तो वो क्या क्या होनी चाहिए। सो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए इसका, ये एनुअल है, ठीक है। इसके अलावा अगर बारिश की बात करें 100 से 200 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा औसत वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। मिट्टी की बात करें तो दोमट और नदियों की जो कछारी मिट्टी होती है वो इसके लिए यूज़फुल होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जूट की फसल को तैयार होने में टाइम कितना लगता है तो 10 से 11 महीने लगते हैं, तब ये जाकर पूरी तरीके से तैयार होती है। कौन कौन से स्टेट्स हैं, कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर इसको एज अ कमर्शियल क्रॉप उगाया जाता है, तो वो है आपका वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ठीक है, और उससे लगे हुए जो पूर्वी भाग हैं वहाँ पर। अब जूट की बात करें तो ये अखाद खरीफ फसल है, मतलब जो क्रॉप है वो कौन सी है आपकी खरीफ की फसल है। अखाद का मतलब है जिसको खाया नहीं जा सकता, ऑब्वियस सी बात है, जूट कौन खाएगा, ठीक है। अब जूट जो है इसको भारत का स्वर्णिम तंतु या फिर गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जूट के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। अब रस्सियाँ देख लो आप, जो टाट के बोरियाँ होती हैं उनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, कालीन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई। अगर हम एक बार रिकैप मारें तो टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए इसका, और एवरेज रेनफॉल की बात करें तो वो आपकी 100 से 200 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा। टोटल क्रॉप के इस क्रॉप को होने में 10 से 11 महीने का टाइम लगता है। इसको गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया बोलते हैं। वेस्ट बंगाल, बिहार और जो असम है और जो नॉर्थ ईस्ट के पार्ट है वहाँ पर इसको मेनली उगाया जाता है, ठीक है। ये सारी बातें, और खरीफ की ये फसल है, ये ज़रूर याद रखना है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, तिलहन की, ऑयल सीड। तो ऑयल सीड का नाम सुनते ही समझ में आएगा कि भैया जब तिलहन बोल रहे हैं ना तो तिलहन का मतलब क्या हो गया, ऐसे जो वो होते हैं सीड्स होते हैं जिससे तेल निकाला जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है आपके दिमाग में आया होगा कि भाई सरसों का तेल होता है, सोयाबीन का तेल होता है, मूंगफली का तेल होता है, नारियल का तेल होता है, ये सब क्या है आपके ऑयल सीड की कैटेगरी में आते हैं। सो वो देख लेते हैं यहाँ पर। सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, सूरजमुखी हो गया, नारियल हो गया, मूंगफली हो गया, बिनौला हो गया, अलसी हो गया, तिल हो गया, ये सब वो हैं जिनसे ऑयल निकाले जाते हैं। इनके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इसका तो आपने ऑयल सुना हुआ है कि इसका तेल आता है। इसमें सरसों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर सब्जी बनाने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल ना किया जाता हो, ठीक है। अब कौन कौन सी इसकी वैरायटी है, इसमें वरुणा है, पीताम्बरी है, पूसा बोल्ड है और जय किशन। ये इसकी जो वैरायटीज़ हैं ये ज़रूर याद रखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखनी है कि तिलहन जो होता है या फिर ऑयल सीड्स होते हैं, इनकी फसलें रबी खरीफ दोनों समय में की जाती है इसकी खेती, ठीक है। मतलब इसकी जो खेती है वो रबी और खरीफ दोनों की सीज़न में करी जाती है। सरसों की अगर हम बात करें तो ये रबी की फसल है, जबकि अगर मूंगफली की बात करें तो ये खरीफ की। एग्जामिनेशन में ये पॉइंट पूछा गया है। सरसों की ये आपकी है रबी की फसल, और जब हम बात करें मूंगफली की तो वो है आपकी खरीफ की फसल। चलो एक चीज़ और यहाँ पर देख लो कि तिलहन फसलों की जो कृषि है वो प्रायः अनुपजाऊ मिट्टी और जहाँ बारिश की मात्रा कम होती है, कम बारिश में इनको उगाया जाता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब अगला है यहाँ पर दालें। ऐसा कौन सा घर है जहाँ पर दालें नहीं खाई जाती, हर कोई दाल खाता है, ठीक है। अरहर की दाल इसके अंदर सबसे ज़्यादा मतलब फेमस है दालों में, ठीक है। तो और अरहर की दाल है कहाँ की, ये ओरिजिनली इंडिया की नहीं है, ओरिजिनली कहाँ की है, अफ्रीका की है, अफ्रीका का इसको माना जाता है। अब दालों के लिए क्या कुछ ज़रूरी है,
क्यों दालें खाई जाती हैं? भाई सब कहते हैं कि जो भी अगर नॉन वेजिटेरियन है उसको दालें खाना बहुत ज़रूरी। क्यों ज़रूरी? क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। और जो दालें होती हैं ये सॉइल के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। क्यों? फलीदार होती हैं। फलीदार होने की वजह से क्या है कि नाइट्रोजन की मात्रा को वहाँ पर मेंटेन रखती हैं सॉइल में, और सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको भी बना कर रखती हैं। ठीक है, तो ये इंसानों के लिए भी उतनी ही फ़ायदेमंद है जितनी ये सॉइल्स के लिए है। इंसानों को प्रोटीन मिलता है, और सॉइल की बात करें उसको नाइट्रोजन और फर्टिलिटी उसकी मेंटेन करती हैं। रबी, खरीफ और जायद तीनों ही सीजन्स में इन फसलों का जो है खेती करी जाती है। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शुगर केन की। उत्तर प्रदेश के हैं, शुगर केन का नाम ना सुना ऐसा हो ही नहीं सकता। गन्ना तो यहाँ पर हर दूसरा आदमी खाता है। गन्ने का रस गर्मियों में खूब पिया जाता है। अच्छा, क्यों पिया जाता है गर्मियों में गन्ने का रस? ज़रा ये कमेंट सेक्शन में अगर आप बता पाएँ, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, क्यों गन्ने का रस इतना पिया जाता है गर्मियों में, क्या रीज़न है? अब ये मत बोलिएगा कि उससे पीने तरावट आती है या फिर गर्मी कम महसूस होती है। और एक इसका बायोलॉजिकल रीज़न है जो हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। गन्ने का रस क्यों होता है ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, बहरहाल यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले टेम्परेचर, फिर रेनफॉल। टेम्परेचर की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस का औसत वार्षिक तापमान चाहिए, और 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच की औसत वार्षिक वर्षा चाहिए। ये इसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, पूरा 1 साल लगता है गन्ने की फसल को तैयार होने में। बहुत आपने न्यूज़ सुनते होंगे ना कि गन्ने के जो किसान है, गन्ना किसान है, उनको जो है उनका भुगतान नहीं किया गया, अभी तक सरकारें नहीं कर रही हैं। वो हर सरकार का यही हाल है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय फसल होने की वजह से जो है इसका टेम्परेचर और रेनफॉल जो दोनों ही अभी हमने देखे थे। और गन्ने की फसल तैयार होते समय बारिश जो होती है उसका अभाव काफ़ी लाभदायक होता है। मतलब बारिश ना ही हो तो ज़्यादा बेटर है जब गन्ने की फसल तैयार हो रही होती है। इसका रीज़न क्या है कि इससे जो है शर्करा की मात्रा में वृद्धि होती है। एग्जामिनेशन में ये आपको रीज़न, स्टेटमेंट और रीज़न की फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट में मिल जाएगा आपको कि गन्ने की फसल ये तैयार होते समय बारिश का अभाव ये लाभदायक होता है, और रीज़न में दिख जाएगा आपको कि इससे शर्करा की मात्रा में वृद्धि होती है। और आपसे पूछा जाएगा कि कथन और कारण कौन सा सही है, दोनों सही हैं, सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। बाकी बात करें तो भारत में गन्ने का लगभग 90.2% क्षेत्र जो है जहाँ पर गन्ने की खेती करी जाती है वो इरीगेशन के क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसके बाद चाय की बात करें, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई घर होगा, घर में एक आध व्यक्ति हो सकता है जो चाय ना पीता हो, अदरवाइज सब लोग चाय पीते हैं। ठीक है, अब चाय के लिए अगर भौगोलिक दशाओं की बात करें तो 150 से 250 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल चाहिए। 24 से लेकर 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए यहाँ पर, हाई टेम्परेचर। और गंधक युक्त मिट्टी हो तो इसके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। श्रम प्रधान कृषि है ये, और इसके लिए सस्ता लेबर चाहिए, बिना सस्ते लेबर के काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, पत्तियों की बुनाई के लिए सस्ते लेबर की ज़रूरत है। जल प्रिय पौधा है, लेकिन इसकी जड़ों में पानी नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज़ ये पौधे ख़राब होते हैं। और इसी की वजह से ये मतलब जो होती है चाय के पौधे जो होते हैं या फिर इसकी खेती जो होती है पहाड़ के ढलानों पर करी जाती है। और ठंडी हवा और पाला ये दोनों ही जो हैं इसके लिए हानिकारक है। मतलब ना तो इसकी जड़ों में पानी बैठना चाहिए, ना ही पाला पड़े, ना ही जो है बहुत ज़्यादा ठंड पड़े। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा जो है वो इसके लिए नुकसानदेह है। और यहाँ ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी और सुरमा नदी घाटी में चाय की उन्नत खेती करी जाती है। 2013 को अंतर्राष्ट्रीय चाय उत्पादक मंच का गठन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रूर याद रखिएगा। इंटरनेशनल टी प्रोडक्शन फोरम ये जो है गठित करा गया था 2013 में। इसके अलावा भारत के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो केनिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, रवांडा, मालावी, ईरान और चाइना ये जो हैं ऐसे देश हैं जिसमें चाय की खेती करी जाती है, और ये सब जो हैं इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, किसमें? अंतर्राष्ट्रीय चाय उत्पादक मंच में। मुख्यालय कहाँ है इसका? कोलंबो। तो ये पॉइंट सारे याद रखने कि इंटरनेशनल टी प्रोडक्शन फोरम इसका जो मुख्यालय है वो कोलंबो में। हिंदुस्तान, चाइना, इसके अलावा आपका केनिया हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, रवांडा, मलावी, ये सब जो है इसके अंदर शामिल हैं, इसके मेंबर्स हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चाय के बारे में और क्या कुछ दे रखा है। चाय का ये पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान की है, ईरान की है, कहाँ का है ओरिजिनली पौधा? तो ये है आपका चाइना का। चाय से चाइना, ये तो याद रहेगा ही। ठीक है, इसका रोपण हिंदुस्तान में जो है अंग्रेज़ों ने शुरू करा था, और एक प्रकार की ये रोपण या फिर बागवानी फसल का एग्जाम्पल है। चाय का उत्पादन उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त लेटराइट मिट्टी, सुगम जल निकासी व ढलवा क्षेत्रों या पहाड़ों की ढालों पर किया जाता है। चाय की मुख्यतः 2 किस्में भारत में उगाई जाती हैं। एक है आपकी बोहिया या फिर चीनी, और दूसरी आपकी असमिका या फिर असमी। चाय बोर्ड
ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें या फिर टी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? कोलकाता में। नेक्स्ट बात करते हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी बहुत लोगों को पसंद होती है, बट क्या आप जानते हैं कॉफ़ी के लिए एनुअल टेम्परेचर कितना चाहिए और एनुअल एवरेज रेनफॉल कितना चाहिए? तो भैया 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस, ये तो हो गया आपका टेम्परेचर की बात। और रेनफॉल की बात करें 150 से 250 सेंटीमीटर, ये एनुअल रेनफॉल चाहिए एवरेज, ठीक है। मिट्टी कैसी हो? पर्वतीय और दोमट या फिर जो लावा निर्मित मिट्टी होती है वो इसके लिए काफ़ी यूज़फुल है। हिंदुस्तान में 2 तरीके की कॉफ़ी उगाई जाती हैं, एक आपके अरेबिका कॉफ़ी और दूसरी आपका रोबस्ट कॉफ़ी। अब जो अरेबिका कॉफ़ी है ये ज़्यादातर एरिया में उगाई जाती है, तकरीबन 60% भाग जो जिसमें कॉफ़ी उगाई जाती है उसका 60% भाग में अरेबिका जो टाइप की कॉफ़ी है उसका खेती की जाती है। अब ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य में मेनली होती है, ठीक है। और कहवा की खेती की बात करें, साउथ इंडिया के जो पर्वतीय ढाल हैं उस तक ही ये सीमित है। इंडिया में जो कहवा या फिर कॉफ़ी का जो उत्पादन है ये बाबा बुदान की पहाड़ियों से हुआ था। और कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो ये कहाँ है? बेंगलोर में लोकेटेड है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रबड़ की, ठीक है। अब रबड़ की अगर हम बात करें, सबसे पहले टेम्परेचर, रेनफॉल, 2 चीज़ें देखनी है। बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए, अत्यधिक बारिश चाहिए। टेम्परेचर की बात करें 25 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस एवरेज एनुअल टेम्परेचर, मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, हाई इसके अंदर बारिश चाहिए, ठीक है। अब ये जो है आपका उष्ण कटिबंधीय पौधा है। उष्ण कटिबंधीय पौधा होने का ही मतलब हो गया कि भैया यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ने वाली है और यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा बरसने वाला है। अब ये जो वृक्ष होता है इसका रबड़ का, उससे एक दूध निकलता है जिसको लेटेक्स बोलते हैं और इसी से जो है रबड़ को प्राप्त किया जाता है। बेसिकली रबड़ कहाँ का है? ये ब्राज़ील का है। 1902 में केरला में पेरियार नदी के किनारे जो है इसके वृक्ष लगाए गए थे, ये चीज़ याद रखनी है। और अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए? लाल मिट्टी हो, लेटराइट हो, चिकनी और दोमट मिट्टी, ये इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि चीप लेबर चाहिए इसके लिए, ठीक है। साउथ इंडिया में इसकी सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो है दशाएं पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तंबाकू की। ये शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। औसत जो तापमान चाहिए ये 15 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस चाहिए। बारिश की बात करें तो 50 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। मिट्टी की बात करें बलुई दोमटी मिट्टी की इसके अंदर आवश्यकता होती है। तंबाकू की पत्तियों को जो सुखाने की प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है? रचई बोला जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रचई का मतलब हो गया तंबाकू की पत्तियों के सुखाने की जो प्रक्रिया है उसका मतलब है, जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध और लचक जो है वो बनी रहे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोकोनट की। अब ये जो नारियल है ये आपका उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। सबसे पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हमने उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा बोला इसका मतलब हो जाएगा कि टेम्परेचर अच्छा खासा होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 150 सेंटीमीटर ज़्यादा इसके लिए बारिश चाहिए। पाला और सूखा रहित तटीय जलवायु, बलुई मिट्टी से लेके हल्की रेगुर मिट्टियाँ इसकी मतलब जिसके अंदर इसकी खेती करी जाती है। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में पहाड़ी ढालों के सहारे 800 से 1000 मीटर की ऊंचाई तक इसको उगाया जा सकता है। नारियल से प्राप्त जो गरी होती है उससे तेल, साबुन और कच्चा माल ये सब प्राप्त किया जाता है। मतलब साबुन बनाने का जो कच्चा माल है वो प्राप्त किया जाता है। वनस्पति भी घी जो होता है वो भी इससे प्राप्त होता है। इंडिया में 3 सदर्न स्टेट हैं जिसमें केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। इनमें ऑलमोस्ट 83.2% जो है फसल का प्रोडक्शन किया जाता है। सो यहीं तक रखते हैं आज के इस वाले वीडियो को, यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वाले वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।